कभी सोचा है कि हमारे आसपास की ये जो दुनिया है ये असल में चलती कैसे है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे सब कुछ मतलब बड़े बड़े पेड़ों से लेकर एक छोटी सी चींटी तक एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम पर्यावरण और पारितंत्र की बेसिक बातें समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि इस सिस्टम के मेन प्लेयर्स कौन हैं और एनर्जी एक से दूसरे तक कैसे पहुंचती है। इसके बाद हम इंसानों के रोल और हमारे प्लैनेट की शील्ड यानी ओजोन लेयर पर पड़ने वाले असर को देखेंगे। और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि हम सब मिलकर चीज़ों को बेहतर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले चलिए दो बहुत ज़रूरी शब्दों को समझ लेते हैं जो इस पूरी बातचीत की नींव हैं, पर्यावरण और पारितंत्र। हम सब ये शब्द पर्यावरण या एनवायरनमेंट बहुत इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर जब कोई साइंटिस्ट इसकी बात करता है तो उसका असल में मतलब क्या होता है? सीधे साधे शब्दों में कहें तो पर्यावरण हमारे आसपास मौजूद हर चीज़ है। इसमें जिंदा चीज़ें भी हैं जैसे पेड़ पौधे और जानवर, और बेजान चीज़ें भी जैसे हवा, पानी, मिट्टी। ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी टीम की तरह काम करते हैं जहां हर किसी का अपना एक रोल है। और अगर पर्यावरण को एक पूरा शहर मान ले तो पारितंत्र उस शहर का एक मोहल्ला है, जैसे एक जंगल या एक तालाब। ये एक ऐसी जगह है जहां रहने वाले सभी जीव और बेजान चीजें एक दूसरे पर पूरी तरह से डिपेंड करते हैं। तो इस पारितंत्र की टीम में कौन कौन है? चलिए इसके 3 मेन किरदारों से मिलते हैं: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। सबसे पहले आते हैं उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स। ये हमारे पारितंत्र के शेफ हैं। ये हरे पौधे और एल्गी जैसे जीव हैं जो सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके एक तरह से जादू से अपना खाना खुद बना लेते हैं। यही खाना बाकी सबके लिए एनर्जी का सोर्स बनता है। फिर आते हैं उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स। ये पारितंत्र के कस्टमर्स हैं। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए ये प्रोड्यूसर्स या फिर दूसरे कंज्यूमर्स को खाकर अपनी एनर्जी हासिल करते हैं। और हाँ, कंज्यूमर्स भी कई तरह के होते हैं। सबसे पहले आते हैं शाकाहारी, जैसे बकरी जो सीधे पेड़ पौधे खाते हैं। फिर आते हैं मांसाहारी, जैसे सांप जो इन शाकाहारियों को खाते हैं। और सबसे ऊपर होते हैं टॉप के शिकारी, जैसे बाज जो इस चेन में सबसे ऊपर हैं। और आखिर में आते हैं नेचर के अपने रिसाइकलिंग एक्सपर्ट्स, डीकंपोजर्स। ये बैक्टीरिया और फंगस जैसे छोटे छोटे जीव हैं जो मरे हुए पेड़ पौधों और जानवरों को डीकंपोज करते हैं और उनके ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। ये नेचर के सफाई कर्मचारी हैं। ठीक है, अब हम किरदारों को तो जान गए। अब कहानी के प्लॉट पर आते हैं। एनर्जी का फ्लो, मतलब ये एनर्जी एक जीव से दूसरे तक जाती कैसे है? एनर्जी फ्लो को समझने का सबसे सीधा तरीका है फूड चेन। ये बस कौन किसको खाता है कि एक सीधी लाइन है। जैसे यहाँ घास की एनर्जी कीड़े में गई, कीड़े से मेंढक में, फिर सांप में और आखिर में बाज तक पहुंची। पर असलियत में नेचर इतनी सीधी साधी नहीं है। वो तो एक बहुत बड़े उलझे हुए जाल की तरह है जिसे फूड वेब कहते हैं, जैसा यहाँ दिख रहा है। कोई भी जानवर सिर्फ एक चीज नहीं खाता, उसके पास कई ऑप्शन होते हैं और यही कॉम्प्लेक्सिटी इकोसिस्टम को ज्यादा स्टेबल और मजबूत बनाती है। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, जब कोई जीव किसी दूसरे को खाता है तो क्या उसे उसकी 100% एनर्जी मिल जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कमाल की बात यह है कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। बाकी 90% तो वो जीव खुद अपनी जिंदगी चलाने में खर्च कर देता है, भागने, दौड़ने, सांस लेने में। और इसीलिए फूड चेन में सबसे ऊपर वाले जानवरों की संख्या हमेशा कम होती है। तब तक हमने नेचर के बैलेंस को देखा, पर अब कहानी में एक ऐसे पावरफुल किरदार की एंट्री होती है जो सारे नियम बदल सकता है। हम इंसान। हमारी एक्टिविटीज इस नाजुक सिस्टम पर बहुत गहरा असर डाल सकती हैं। और यहाँ एक बहुत डरावना ट्विस्ट है। जहाँ एनर्जी फूड चेन में ऊपर जाते हुए घटती है, वहीं डीडीटी जैसे खतरनाक केमिकल्स ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो हर लेवल पर और ज्यादा जमा होते जाते हैं। इसी को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसका मतलब जो टॉप पर शिकारी है, जैसे बाज, उसके शरीर में जहर की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ये प्रॉब्लम सिर्फ केमिकल्स की नहीं है, हमारे कचरे की भी है। देखिए, सब्जी के छिलके जैसी चीजें तो कुछ समय में गलकर मिट्टी में मिल जाती हैं, पर प्लास्टिक की बोतलें या कांच, वो सैकड़ों हजारों साल तक वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं
और लगातार प्रदूषण फैलाते हैं। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं। हमारे कामों का असर सिर्फ हमारे आसपास ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। चलिए हमारे प्लैनेट की अदृश्य सुरक्षा कवच को देखते हैं, ओजोन लेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर सूरज की बहुत तेज यूवी किरणें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी O2 को तोड़ देती हैं। ये टूटे हुए एटम्स फिर दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़कर ओजोन यानी O3 बना लेते हैं। यही हमारे प्लैनेट का नेचुरल सनस्क्रीन है। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब हमने पुराने फ्रिज और एसी में CFCS जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल शुरू किया। ये केमिकल्स जब ऊपर एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं तो यूवी किरणें इन्हें तोड़कर क्लोरीन रिलीज करती हैं, और क्लोरीन का एक एटम किसी डिस्ट्रॉयर से कम नहीं है। वो हजारों ओजोन मॉलिक्यूल्स को तबाह कर सकता है, जिससे हमारी सुरक्षा कवच में छेद हो जाता है। तो इन सब चुनौतियों के बीच अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर यह है कि हम मदद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हम इस कहानी को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। बदलाव की शुरुआत छोटे छोटे रोजमर्रा के कामों से होती है। बिजली बचाना, प्लास्टिक की जगह कपड़े के बैग इस्तेमाल करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना। ये आदतें बहुत आसान लगती हैं, पर जब लाखों लोग इन्हें एक साथ अपनाते हैं तो इनका असर बहुत बड़ा होता है। तो ये बातचीत इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, हम अपने आसपास की दुनिया में क्या बदलाव ला सकते हैं? चाहे वो हमारा स्कूल हो, हमारा मोहल्ला हो या हमारा अपना घर हो। हर एक छोटा पॉजिटिव कदम हमारे इस साझा घर, इस प्लैनेट को बचाने में मदद करता है।